हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना एमपी बोर्ड का हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। उसमें आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, मनी चैप्टर। तो सबसे पहले हम इस मनी चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का क्या मीनिंग होता है? जब हम बिना पैसे का इस्तेमाल किए हम कोई गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते थे, इसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब होता है वस्तु को वस्तु से बदलना। इट इज a सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इन द एब्सेंस ऑफ मनी। बिना पैसे का इस्तेमाल किए जब हम गुड्स को गुड्स से बदलते हैं तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसमें अपनी कम जरूरत वाली चीज को सामने वाले को दे देते हैं और उससे ज्यादा जरूरत वाली चीज को ले लेते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक आज का, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम होता है, जब हम गुड्स को गुड्स से बदलते हैं तो हमें उसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है हमारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है दोहरा संयोग, उसका अभाव। तो बार्टर सिस्टम में बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं कि हम सामने वाले की चीज लेने के लिए तैयार हो जाएं और जिस आदमी को हमारी चीज चाहिए हमें भी उसकी चीज की जरूरत होनी चाहिए, तभी दोनों ही गुड्स आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि दोनों ही आपस में अपनी अपनी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं दोनों पर्सन। हमें ऐसे आदमी को पूरे मार्केट में ढूंढना पड़ता है। तो बार्टर सिस्टम में हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर, नापतोल की दिक्कत। डिफरेंट कमोडिटीज आर ऑफ डिफरेंस, देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अंडर द बार्टर सिस्टम। It is difficult to decide and what proportion are the two goods to be exchanged। बार्टर सिस्टम में जब हम गुड्स को गुड्स से बदलते हैं, जैसे मान लो हमें सामने वाले को 1 किलो गेहूं देना है और सामने वाले से हमें 1 किलो दूध लेना है। तो दूध तो हम किस में नापते हैं? लीटर में। और जो गेहूं है उसको हम किस में नापेंगे? केजी में या किलोग्राम में। तो दोनों ही वस्तु को आपस में बदलना, कितने सामने वाले को हम केजी में गेहूं दें और सामने वाले से हम कितना लीटर में मिल्क वगैरह लें, तो दोनों को ही हम अलग अलग यूनिट को अलग अलग चीज़ों में मेजर करते हैं। तो बार्टर सिस्टम में ये भी एक चीज़ की दिक्कत आती है, नाप तोल करने की दिक्कत। ये फिर जैसे मान लो हमें सामने वाले से गेहूं लेना है और हम उसको कपड़े देना चाहते हैं, तो कपड़े को हम मीटर में नापते हैं और गेहूं को हम केजी में नापते हैं। तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत आती है नाप तोल की, कि हम सामने वाले को कितनी चीज़ दें और सामने वाले से हम कितनी चीज़ लें। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है बांटने की दिक्कत। When goods in question are of the unequal value, their exchange becomes difficult। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है बांटने की दिक्कत। जैसे मान लो हमारे पास एक गाय है, अब हमारी जरूरत की चीजें मार्केट में 3 लोगों के पास है। एक आदमी के पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है और तीसरे के पास कपड़े हैं। लेकिन हमारे पास गाय तो एक ही है, तो अपनी गाय या तो पूरे के पूरे गेहूं वाले को दे सकते हैं, या पूरे के पूरे चावल वाले को, या फिर पूरे की पूरी गाय हम गेहूं वाले वो कपड़े वाले को दे सकते हैं। तो हम गाय के बदले में कोई एक ही गुड्स खरीद सकते हैं, तीनों गुड्स खरीदना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था, लेक ऑफ डिविजिबिलिटी। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। पुराने टाइम पे जब पैसा नहीं चलता था तो हमें गुड्स को इकट्ठा करना पड़ता था, गुड को स्टोर करना पड़ता था, और गुड्स को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सब्जी वगैरह है, अगर हमें सब्जी वगैरह इकट्ठी करना स्टार्ट करेंगे तो सब्जी वगैरह एक तरफ से खराब होना शुरू हो जाएगी। हम फ्रूट्स को भी इकट्ठा नहीं कर सकते, फ्रूट्स 2 या 3 दिन में खराब होना शुरू हो जाते हैं। हम ग्रेन यानी कि अनाज को भी इकट्ठा नहीं कर सकते, अनाज भी 6 महीने या 1 साल में उसमें कीड़े वगैरह पड़ने लगते हैं। तो पुराने ज़माने में गुड्स को इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारी चौथी डिफिकल्टी होती है बार्टर सिस्टम की। पांचवा पॉइंट आता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है किस्तों में भुगतान करना, या फिर आज हम कोई भी चीज़ उधार खरीदें तो उसका पेमेंट हम गुड्स में फ्यूचर में कर दें, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि डेफर्ड पेमेंट में किस्तों का भुगतान करना है, तो मान लो अपने सामने वाले से कोई सामान खरीदा 10,000 रुपये का। अब हमारे पास एक गाय है, अगर हमें उसको पेमेंट करना है तो हम गाय की एक टांग काट करके उसको जनवरी में दे देंगे, दूसरी टांग हम उसको फरवरी में दे देंगे, तीसरी टांग काट करके मार्च में दे देंगे, चौथी टांग काट के हम उसको अप्रैल में पेमेंट कर दें, तभी किस्तों में भुगतान हो सकता है।
लेकिन गाय को काटना और उसको किस्तों में भुगतान करना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रॉब्लम और डेफर्ड पेमेंट में ये होता है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि पुराने ज़माने में जैसे मान लो हमने कोई सामान खरीदा, हमें उसको पेमेंट गोल्ड कॉइन में करना है, तो आज सोने की कीमत मान लो कम है, आज हम उसको जनवरी में गोल्ड का सिक्का दे आए, फरवरी में अगर वही गोल्ड महंगा हो गया तो जब हम उस सामने वाले को गोल्ड दे रहे हैं तो हमें वाला गोल्ड बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए पुराने ज़माने में गुड्स का पेमेंट करना बहुत दिक्कत वाला काम होता था। तो पुराने ज़माने में अगर हमें किस्तों में भुगतान करना है तो हम गुड्स में पेमेंट करते थे, और जो गुड्स है उसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे का इतिहास। जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से हम पैसे के बारे में पढ़ते हैं जरा। तो सबसे पहले पुराने ज़माने में एनिमल को ही मनी माना जाता था। जो भी जानवर वगैरह होते थे उसी को हम बिजनेस पर्पज से यूज़ करते थे। हमने कोई भी सामान खरीदा, एक भेड़ का बच्चा दे दिया, हमने कोई भी सामान खरीदा, हमने एक बकरी का बच्चा दे दिया। तो पुराने ज़माने में जो जानवर होते थे उसी को मनी मानते थे। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं की शादी होती थी उस टाइम पर भी शादी में 500 घोड़े दिए जा रहे हैं, 1000 हाथी वगैरह दिए जा रहे हैं, तो दहेज में ये चीज़ें चलती थी। और राजा महाराजा इन चीज़ों का यूज़ किस लिए करते थे? युद्ध वगैरह लड़ने के लिए, वार वगैरह जो होता था उसमें ये चीज़ें काम आती थी। तो सबसे पहले जो एनिमल है उसको मनी माना जाता था। फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन यानी कि हमारी जो सभ्यता है उसका विकास हुआ, और एग्रीकल्चर को ही फिर हम अपना लेन देन का जरिया मानने लग गए। हमने कोई भी चीज़ खरीदी, सामने वाले को गेहूं दे दिया, हमने कोई भी चीज़ खरीदी, सामने वाले को हमने चावल वगैरह दे दिया। तो धीरे धीरे फिर हमने अनाज में यानी कि जो गेहूं वगैरह होता था, चावल वगैरह, ज्वार बाजरा मक्का वगैरह, इन चीज़ों को हम बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते थे, या फिर हम गुड्स को गुड्स से बदलते थे। पुराने टाइम पे लोग मार्केट जाते थे, हाट वगैरह होती थी, वहाँ पर हमने तराजू पर आलू रख दिया और सामने किसान ने अपना अनाज रख दिया। तो हम क्या करते थे, अनाज ले लेते थे और आलू उसको दे देते थे। इस तरह से पुराने ज़माने में लोग गुड को गुड से बदलते थे। फिर धीरे धीरे मेटालिक कॉइन का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे मेटालिक कॉइन चलने लग गया, और उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन चलने लग गए। पुराने ज़माने में अशरफी वगैरह बोलते थे इसको, और किसी भी देश का जो राजा होता था उसका जो फोटो वगैरह उस सोने के सिक्के पर प्रिंट कर दिया जाता था, तो उसको हम बोलते थे गोल्ड और सिल्वर में बिजनेस करना। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। हमने कोई छोटी मोटी चीज़ भी खरीदी, अगर हमने कोई पेन वगैरह खरीदा या फिर हमने कुछ भी चीज़ सब्जी वगैरह खरीदी, हमने उसको गोल्ड का सिक्का दे दिया तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए फिर पेपर मनी का आविष्कार हुआ, कागजी मुद्रा। फिर धीरे धीरे पैसे में लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पेपर मनी चलने लग गई। क्योंकि जो गोल्ड या फिर जो मेटेलिक कॉइन होते थे, एक एक के या दो दो के सिक्के, उनको एक से दूसरी जगह ले जाना बहुत कठिन चीज़ होती थी। जैसे हमें मान लो कहीं पे 1000 रुपये लेके जाने हैं और हमने गिलट के सिक्के यानी कि एक एक या दो दो के कॉइन अपनी जेब में डाल लिए, और उसको अगर हम किसी दूसरी जगह लेके जाते थे तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी, उसमें वजन बहुत हो जाता था। इसीलिए फिर पेपर मनी का आविष्कार किया गया। पेपर मनी में 2 रुपए के नोट, 5 का, 50 का, 200 का, 500 का नोट, 2000 के नोट, ये नोट चलने लग गए। फिर इसके बाद जमाना आया किसका? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। फिर धीरे धीरे लोगों ने इसमें लेन देन वगैरह शुरू कर दिया है, और आजकल ई बैंकिंग का ज़माना आ गया है। हमारे पास गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह होता है, तो आजकल हम उसमें लेन देन करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है मनी। मनी की हमें कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। वॉकर एक राइटर है, वो ये बोल रहे हैं मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो होता है जो पैसे का काम करता है। जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदी, अब हमने अपने नोटबुक में से एक पेज फाड़ा और उसके ऊपर लिख दिया 10 रुपीज़, और हम सामने वाले को दे दें तो सामने वाला उसको नहीं लेगा क्योंकि वो मनी नहीं है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है, मुद्रा वो है जो पैसे का काम करती है। तो अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं और सामने वाले को अगर हम 10 रुपये या 20 रुपये दे रहे हैं, और अगर सामने वाला लेने के लिए तैयार है, यानी कि वो मनी है। एक और डेफिनेशन है हमारे पास और रॉबर्टसन ने ये बोला था
मनी इज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स। मनी एक ऐसी चीज होती है जो कि पेमेंट करने के काम आती है। अगर हम कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं तो सामने वाले को हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो मनी में कर सकते हैं। और द डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, या फिर मनी वो होती है जो लोन वगैरह चुकाने के काम आती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मनी। हमें पैसे के काम पढ़ने हैं। पैसा क्या काम करता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम। तो फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी में पैसे के मुख्य कार्य दो होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, और दो सहायक कार्य होते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी की स्पेलिंग में आप ध्यान से देखो तो एम आ रहा है, एम से दोनों इसके फंक्शन हो जाएंगे, एम से मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एम से मेजर ऑफ वैल्यू। और यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शन में आप ध्यान से देखो तो इसकी स्पेलिंग में सबसे पहला वर्ड एस आ रहा है। तो जो हमारा पहला लेटर है एस, एस से स्टोर ऑफ वैल्यू और एस से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो पैसे के हमारे ये फंक्शन हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी फंक्शन कि पैसे के कौन से मुख्य दो कार्य होते हैं। तो पैसे का जो पहला काम होता है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। पैसा अदला बदली करने के काम आता है। एक्ट ऑफ सेल और परचेज इज पॉसिबल ड्यू टू मनी ओनली। अगर हमें कोई भी चीज खरीदनी है या फिर हमें कोई भी चीज बेचनी है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो पैसे से हम कोई भी चीज खरीद और बेच सकते हैं। पैसे ने हमारी जो बार्टर सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया, खासकर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड वाली जो प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व कर दिया है। आज अगर हमारे जेब में पैसा है तो हमें मार्केट में ऐसे आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसको हमारी गुड्स की नीड हो या ज़रूरत हो और हमारे ज़रूरत का सामान उसके पास हो। दूसरा हमारा पैसे का जो फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू। आज हम हर चीज़ को पैसे से नाप तोल सकते हैं। जैसे मान लो हमें एक पेन चाहिए तो 5 रुपये में आ जाएगा, एक नोटबुक चाहिए तो 100 रुपये में आ जाएगी, किताब चाहिए तो 500 रुपये में आ जाएगी, हवाई जहाज चाहिए तो करोड़ों रुपए में आ जाएगा। तो पैसे ने हर एक चीज़ की एक कीमत तय कर दी है। तो पैसे का ये दूसरा फंक्शन होता है। नेक्स्ट, पैसे के कुछ सेकेंडरी फंक्शन यानी कि सहायक कार्य भी होते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। पुराने ज़माने में गुड्स इकट्ठा करना पड़ता था। तो गुड्स में ना तो हम फ्रूट इकट्ठे कर सकते हैं, ना हम वेजिटेबल यानी कि सब्जी इकट्ठी कर सकते हैं, ना ही हम ग्रेन मतलब अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम सब्जी का भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम सब्जी बेच करके जो करेंसी या जो रुपए आएंगे हमारे पास, उस रुपए को हम अपनी तिजोरी या सेफ में इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में गुड्स को इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मनी है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। पैसा सड़ेगा भी नहीं, पैसा गलेगा भी नहीं और पैसे की वैल्यू भी कम नहीं होती। जो 100 रुपये हैं वो 1 साल बाद भी 100 ही रुपये रहेंगे। इसलिए पैसे ने हमारी ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो पैसे का एक फंक्शन ये भी होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज हम कोई भी चीज़, जैसे मान लो कोई गाड़ी है या फिर कोई एसी है या फिर कोई और भी हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह खरीदा है तो उसका पेमेंट भी हम किस्तों में कर सकते हैं। कुछ पैसा हम जनवरी में दे देंगे, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल में। तो हमें जितना रुपये उसको देना है 50,000 रुपीज़, वो हम उसको पैसे में देते रहेंगे और ब्याज जोड़ करके देते रहेंगे। तो यहाँ पर वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा कि गोल्ड अगर देना है तो गोल्ड का रेट कभी बढ़ गया या फिर कभी घट गया। तो पैसे ने हमारी ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो पैसे का ये भी एक फंक्शन होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज हम कोई भी चीज़ खरीदें उसका पेमेंट हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं और किस्तों में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब होता है पैसे के हमें रूप पढ़ने हैं, पैसे के स्वरूप। तो इसमें हमारी 4 हेडिंग है। पहला है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी रेफर टू दैट मनी विच इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन। तो फिएट मनी वो होती है जिसको भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हो और जिसको सब लोग स्वीकार कर लें, उसको हम फिएट मनी माना जाता है। तो इंडिया में जितने भी कॉइन हैं और जितने भी नोट हैं वो फिएट मनी के अंतर्गत आते हैं। पूरे के पूरे हमारे जितने भी स्टेट हैं सभी में कॉइन भी चलता है और नोट भी चलते हैं।
पूरे इंडिया की करेंसी सेम है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिड्यूशियरी मनी क्या होता है। फिड्यूशियरी मनी एक ऐसी मनी होती है जिस पर दोनों ही का ट्रस्ट होता है, पेयर और पेई दोनों का। जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है दोनों ही अगर उस पर विश्वास करते हैं तो वो फिड्यूशियरी मनी माना जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है चेक। जैसे मान लो कोई पेरेंट्स है, अगर वो स्कूल में फीस देना चाहते हैं और वो चेक से पेमेंट करना चाहते हैं तो स्कूल वाले चेक ले लेंगे। स्कूल वाले ये नहीं बोलेंगे अरे ये तो कागज है, इसको हमें नहीं लेना, हमें इस पर ट्रस्ट नहीं है। तो ये होता है हमारा फिड्यूशियरी मनी। नेक्स्ट है हमारा फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी रिफर टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीस आर इशूड। एग्जांपल 1 रुपीस कॉइन। जैसे 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसके ऊपर 1 रुपए लिखा रहता है, तो उसकी जो मनी वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 रुपए। और अगर हम उस 1 रुपए को किसी कबाड़े वाले को बेच दें तो उस धातु की या उस मेटल की जो कीमत होती है वो भी 1 रुपए ही होती है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं फुल बॉडी मनी। ठीक, 1 रुपए का जो सिक्का है उसके ऊपर लिखा भी 1 ही रुपए है और उस मेटल यानी कि उस धातु की वैल्यू भी 1 ही रुपए होती है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं फुल बॉडी मनी। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रेफर टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। एग्जाम्पल 2000 रुपीज नोट। जैसे कि 2000 का जो नोट है उसके ऊपर लिखा तो रहता है 2000 रुपीज, तो यहाँ पर उसकी मनी वैल्यू है ज्यादा, 2000 रुपये उस पर प्रिंट है तो वो तो हो गई उसकी मनी वैल्यू। लेकिन जो उस कागज है ना, उस कागज की कीमत कितनी होगी, उस कागज की कीमत होगी 2 रुपए 4 रुपए बस। तो यहाँ पर कमोडिटी वैल्यू हो गई कम और उस नोट की जो मनी वैल्यू हो गई वो हो गई ज्यादा। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है, फिर से सुन लो। क्रेडिट मनी रेफर टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर। उस 2000 के नोट के ऊपर जो प्रिंट है ना वो उसकी मनी वैल्यू है, उसको तो अपन बोलते हैं मनी वैल्यू। तो मनी वैल्यू होनी चाहिए ज्यादा। किससे ज्यादा होनी चाहिए, कमोडिटी वैल्यू से। एग्जाम्पल के तौर पर 20 पैसे का सिक्का भी ले सकते हैं। 20 पैसे का जो सिक्का होता है उसके ऊपर प्रिंट रहता है 20 रुपए, 20 रुपीज, तो ये उसकी हो गई मनी वैल्यू। लेकिन जो 20 पैसे का जो सिक्का होता है उसकी जो कॉइन में जो कीमत होती है, मेटल में जो कीमत होती है वो उसकी कम होती है। उस मेटल की कीमत मुश्किल से 2 रुपए 4 रुपए होगी बस। तो मनी वैल्यू है ज्यादा 20 रुपीज और जो उसकी मेटल वैल्यू है वो है 2 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई रिफर टू दैट टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक at a particular point of time. It is the money in circulation and includes currency and demand deposit held by the commercial banks. It is stock concept. तो जो मनी सप्लाई होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। और मनी सप्लाई जितना भी सर्कुलेशन में मनी चल रही है इंडिया में, चाहे वो कॉइन हो या फिर वो करेंसी हो या फिर डिमांड डिपॉजिट, जितना भी कॉमर्शियल बैंकों के पास करंट अकाउंट में जो पैसा होता है उसको अपन बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को अगर ज़्यादा डिटेल में हम समझे तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है करेंसी एंड कॉइन। जितनी भी पब्लिक यानी कि जनता के पास चाहे वो रुपए हों और चाहे वो सिक्के हों, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा मनी सप्लाई में। नेक्स्ट है इसी में डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है लोगों का पैसा जो कि बैंकों में जमा है लेकिन सिर्फ करंट अकाउंट में। हमने जैसे ही बैंक से जाकर के पैसा मांगा, बैंक तुरंत हमें हमारा पैसा दे देगी चेक के थ्रू। तो इसी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। और जो तीसरा आता है वो है अदर डिपॉजिट। आरबीआई के पास जितना भी पैसा जमा है, आरबीआई के पास जितना भी पैसा फॉरेन बैंकों का जमा है, तो उसको भी अपन बोलते हैं मनी सप्लाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है M1। M1 क्या होता है। तो M1 में हम 3 चीजें इंक्लूड करेंगे, C प्लस BD प्लस OD। बाकी के ये जो M2 है, M3, M4 है इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है।
तो M1 क्या होता है? M1 का मतलब C है, DD है और OD है। C का मतलब होता है कॉइन और करेंसी। हिंदुस्तान में जितना भी जनता के पास पैसा है, चाहे वो कॉइन हो और चाहे वो करेंसी हो, उसको हम M1 में जोड़ेंगे। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। तो हम जो पैसे जमा करते हैं बैंकों में वो 3 अकाउंटों में करते हैं। वैसे तो हम बैंक में 5 अकाउंट खोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर हम पढ़े तो हमारे पास बैंक में जो हम पैसे जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में करते हैं, करंट अकाउंट में करते हैं और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में करते हैं। तो न तो हमें सेविंग अकाउंट का पैसा लेना है और ना ही हमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का पैसा लेना है। हमें सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट का पैसा लेना है। करंट अकाउंट का मतलब था चालू खाता। एक दिन में आप चाहे जितने बार पैसा बैंक में निकालो और चाहे जितनी बार आप पैसा जमा करो, तो इसी को हम बोलते हैं DD। लोगों का पैसा जो भी करंट अकाउंट में जमा है, जैसे ही हम डिमांड करेंगे बैंक हमारा पैसा हमें तुरंत दे देगी चेक के थ्रू। तो ये हो गया हमारा GD। और जो हमारा नेक्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं OD, अदर डिपॉजिट। तो RBI के पास जितना भी पैसा वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे IMF का हो या फिर भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट का हो, तो जितना भी पैसा RBI के पास जमा है, चाहे कॉमर्शियल बैंक का, चाहे स्विस बैंक का, किसी का भी पैसा जो भी RBI के पास पैसा जमा है, उसको हम बोलते हैं अदर डिपॉजिट। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे तो इसी से हमारा क्या बनता है? M1 बन जाता है। ठीक, M1 हमारा मोस्ट लिक्विडिटी होता है, क्योंकि इसको हम फटाफट बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाई पावर मनी, कॉइन एंड नोट विद पब्लिक और कॉइन एंड नोट विद RBI। तो हाई पावर मनी, कॉइन एंड नोट्स विद पब्लिक प्लस कॉइन एंड नोट विद RBI। तो जितना भी लोगों का पैसा है वो पैसा हाई पावर मनी में माना जाता है, क्योंकि हम फटाफट नोट को और कॉइन को बेच करके तुरंत बेच करके उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाई पावर मनी। ठीक है, ये हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो ऊपर भी आए थे, फिर से बता देते हैं आपको। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस तो बहुत ही ऐसे कम रेयर केस होते हैं कि मार्केट में दो आदमी दोनों को ही एक दूसरे की गुड्स की जरूरत हो, उसी को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड मीन दैट गुड इज पोसेशन ऑफ द टू डिफरेंट इंडिविजुअल। दो अलग अलग लोगों को आपस में जब एक ही समय पर एक ही दूसरे की चीज की जरूरत हो जाए तो उसी को अपन बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डिफाइन C2C इकोनॉमी। C2C का मतलब होता है जब हम गुड्स को गुड्स से बदलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पर C2C का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी। जब हम एक वस्तु को दे दें और सामने वाले से अपनी ज़्यादा जरूरत की चीज़ को ले लें तो उसी को हम बोलते हैं C2C इकोनॉमी। कमोडिटी टू कमोडिटी, जब हम कमोडिटी टू कमोडिटी मतलब आर्टिकल या फिर गुड्स या फिर कमोडिटी एक ही बात होता है, वस्तु को वस्तु से बदलना, उसको अपन बोलते हैं C2C। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब होता है किस्तों में भुगतान करना या फिर फ्यूचर में पेमेंट करना। तो इसका आंसर है डेफर्ड पेमेंट रिफर टू दोज पेमेंट विच आर मेड समटाइम इन द फ्यूचर। आज हमने कोई भी चीज उधार खरीदी या फिर किस्तों में खरीदी और जिसका पेमेंट हमें फ्यूचर में करना है उसी को अपन बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, डिफाइन डिमांड डिपॉजिट। आप डिफाइन डिमांड डिपॉजिट को समझाइए। तो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक आर दोज डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द बैंक ऑन डिमांड और बाय राइटिंग ए चेक एनी टाइम। लोगों का पैसा जो करंट अकाउंट में जमा हो, न तो सेविंग अकाउंट में और ना ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो ऐसा पैसा कि लोग चेक के थ्रू जाकर के अपना पैसा बैंक से मांगे और बैंक वो पैसा उनको तुरंत दे दे, उसी समय दे दे, उसी को अपन डिमांड डिपॉजिट में
रखते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है मनी चैप्टर, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसी चैप्टर का दूसरा जो टॉपिक है बैंकिंग, वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने जो इसमें अपना आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मनी चैप्टर, हमारा जो मनी हेडिंग है वो पूरा हो गया। ओके, आज की क्लास ओवर होती है।